नमस्कार दोस्तों, बॉर्न जिप्सी चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा, आज हम पन्नागढ़ की सैर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको और छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत देश में 1000 से ज़्यादा गढ़ और किले हैं और उन 1000 गढ़ और किलों में से 350 किले तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही हैं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के किलों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वो क्यों? और महाराष्ट्र के जो किले हैं उनकी जो कंडीशन है, जो डिस्ट्रॉय हुए हैं या किए गए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो आपको पता चलेगा अपने इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो रीज़न है वो आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अडॉल्फ हिटलर को जर्मनी मिलने गए, उस वक्त हिटलर ने कहा कि नेताजी, आपको किसी हिटलर की ज़रूरत नहीं है अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर खदेड़ने के लिए। बस आपको चाहिए कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास अपने देशवासियों को बताइए, वही काफ़ी है। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके देश में जन्म लिया होता तो उन्होंने सिर्फ पृथ्वी पर नहीं तो पूरी यूनिवर्स पर राज किया होता। छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन औरंगज़ेब का कहना था, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा शक्ति शिवाजी को घुटनों पर लाने में खर्च की, फिर भी मैं वो कर नहीं पाया। या अल्लाह, तुमने मुझे ऐसा दुश्मन दिया है जो सबसे जाबाज और निडर था। अपने स्वर्ग के दरवाजे खुले रखना, क्योंकि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और बड़े दिल वाला योद्धा तुम्हारे पास आ रहा है। और दोस्तों, उंबरखेंड का ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर्फ 1000 मावड़ा और वहाँ पर उज़्बेकिस्तान के करतलब खान के 30,000 सैनिक थे, फिर भी 1000 मावड़ा ने 30,000 सैनिकों को धराशायी कर दिया और उसमें से एक भी करतलब खान का सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटा। ऐसे वीर और जाबाज थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जाबाज सैनिक। अभी बात करते हैं छत्रपति संभाजी राजे के बारे में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी राजे, जिनमें 10 हाथियों का बल था, ऐसा होने के बावजूद उनका जब आखिरी समय आया तो वो बहुत दर्दनाक था। अगर आप चाहते हैं तो उनके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके बदन पर भी रोंगटे खड़े होंगे। बस एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जिस वक्त तंजौर पर मराठा साम्राज्य का राज था, उस वक्त एक बार छत्रपति संभाजी राजे तंजौर जाने वाले थे। उस वक्त वहाँ के कुक ने पूछा कि संभाजी राजे को क्या अच्छा लगता है, वो मैं बनाता हूँ खाने में। तो वहाँ पे उनको कहा गया है कि छत्रपति संभाजी राजे को मिक्स सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने ये मिक्स सब्ज़ी बनाई, अब इसको क्या नाम दे। तो इसीलिए उन्होंने उस वक्त उसको नाम दिया था संभार, क्योंकि संभाजी राजे के लिए बनाया गया था। आज ये संभार को लोग सांबार के नाम से जानते हैं और ये सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में फेमस है। तो आप जब भी सांबार खाएंगे तो याद रखना, ये छत्रपति संभाजी के राजे उनके याद में और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, हम बात करेंगे और एक महान योद्धा के बारे में, जिनका नाम है श्रीमंत बाजीराव पेशवा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेशवा ये कोई सरनेम नहीं है। पेशवा मतलब पंत प्रधान। तो जिस दिन से श्रीमंत बाजीराव ने पंत प्रधान पद स्वीकारा है, उस दिन से उन्होंने मराठा साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। मराठा साम्राज्य सिर्फ भारत में ही नहीं है तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक़ तक पहुंचाया। इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में 44 से ज़्यादा युद्ध लड़े हैं और उन युद्ध में से एक भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा। ये उनकी पहचान है। आपके सामने अभी ये जो मैप आप देख रहे हो, उसमें ऑरेंज कलर आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है वो सारा मराठा साम्राज्य है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि मराठा साम्राज्य ईरान, इराक़ तक था और आधे से ज़्यादा भारत भी उनके राज में था। उनका सपना था कि हिमालय पर अपना भगवा लहराएंगे, जो पूरा नहीं कर पाए, पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। पर अफसोस एक हिंदी मूवी ने उनको एक रोमांटिक हीरो के अलावा उनकी असली पहचान जो थी वो दिखाने में नाकामयाब रहे। एनीवे, हम अपने
आज के जो वीडियो है उसकी तरफ मुड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पन्हाड़गढ़। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पन्हाड़गढ़ और जहां पर हम खड़े हैं वो वीर शिवाकाशी जी का स्टैचू है। और वो जिस जगह है वहां पे इस किले का पहले एक मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था जो बाद में ब्रिटिशों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये वीर शिवाकाशी जी का स्टैचू इसलिए यहाँ पर है ताकि जब भी कोई इस किले में आए तो उनको देखे, उनको याद करे, उनका बलिदान, उनका त्याग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वो धान के गोदाम है। यहाँ पर 3 गोदाम हैं। सबसे सामने जो आप देख रहे हो सबसे बड़ा गोदाम है और इसका आकार हाथी की पीठ की तरह था। यहाँ पर चावल, वरी के चावल और रागी, या आप नाचनी कह सकते हैं, ऐसी धान जमा किया जाता था। मिट्टी के लिए चारों तरफ से कंपाउंड वॉल बनाई गई थी पत्थर की, और उस पत्थर के कंपाउंड वॉल के चारों तरफ से बड़े बड़े गड्ढे किए गए थे और जिनमें पानी भरा गया था। और उस पानी में क्रोकोडाइल्स वगैरह छोड़े गए थे ताकि अगर दुश्मन चाहे भी तो यहाँ से धान चोरी करने की कोशिश भी ना करे। और यहाँ से आने जाने के लिए एक दरवाज़ा रखा गया था जो नीचे की तरफ गिरता था, जहाँ से सैनिक धान लेप के भी आते और ले भी जाते। टोटल 5 लाख गनी बैग धान रखा जाता था, लेकिन उन धानों को गनी बैग में भर कर नहीं, तो ऊपर से एक जगह थी वहाँ से नीचे छोड़ दिया जाता ताकि धान हमेशा खुला रहे। और नीचे से एक जगह थी वहाँ से वो धान निकाला जाता था। गोदाम के गेट या दरवाजे हमेशा ही बंद रहते थे। तो चलिए देखते हैं। वक्त देख रहे हैं इस जगह से धान को बाहर निकाला जाता था ताकि ये गोदाम के जो गेट जो हैं या दरवाजे हमेशा ही बंद रहते थे। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये खिड़की, यहाँ से सैनिक नीचे झांक कर देखते थे कि और कितना धान बचा है। से देखें तो आपको कुछ होल नज़र आएंगे जिन होल से धान को नीचे छोड़ा जाता था। थोड़ा अंधेरा होने की वजह से आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये देखिए, दुश्मन सैनिकों से धान की चोरी हमेशा ही होती रहती थी। इसीलिए राजा ने एक मांत्रिक से बात की तो उसे पता चला कि अगर हम जिंदा बलि देंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उस वक्त राजा ने वो अपने सारे गांव में ये ऐलान किया कि जो भी जिंदा बलि देने के लिए तैयार हो वो आगे आ जाए। तो इस किले को लगकर ही
हुजूरपेट नाम का एक गांव है, वहाँ की एक स्त्री जकूबाई तेली वो तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो उसने वो कहा कि मैं अपने डिलीवरी के बाद अपने बेटे को देखने के बाद ही जिंदा बलि देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो वैसे ही यहाँ पर इस जगह जकूबाई तेली की जिंदा बलि दी गई थी। यही वो जगह है। जो आप देख रहे हो वो 45 किलोमीटर का रास्ता है जो पन्हाड़गढ़ से विशालगढ़ की तरफ जाता है। अगर आप चल के जाएंगे तो इसको पहुंचने के लिए आपको 48 आवर्स लगते हैं। जिस वक्त सिद्दी जौहर ने पन्हाड़गढ़ को चारों तरफ से घेर रखा था और वो भी करीब 4.5 महीने तक, उस वक्त अभी जो हमने थोड़ी देर पहले गोदाम देखा, उस गोदाम में से सारे धान ख़त्म होने लगे और उसको ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अपने सैनिकों की भूखमरी नहीं होनी चाहिए और उससे बचने के लिए उन्होंने सिद्दी जौहर तक संदेश भेजा कि मैं आपसे बात करने के लिए 4 दरवाजे की तरफ आ रहा हूँ। और जिस वक्त सिद्दी जौहर के सारे सैनिक और सिद्दी जौहर 4 दरवाजे की तरफ जमा हुए, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ यहाँ से निकल पड़े और सिद्दी जौहर को कहीं शक न हो, इसीलिए उन्होंने अपने जैसे दिखने वाले वीर शिवा काशिद उनको अलग एक पालकी से उनकी तरफ भेजा गया। लेकिन सिद्दी जौहर ने वीर शिवा काशिद को पहचान लिया और उनको उनका सर कलम कर दिया गया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वीर शिवा काशिद जी का जो स्टैचू है वो किले की द्वार की तरफ है, ताकि उनका वो बलिदान हमेशा याद रखा जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से जब निकले थे तो उनको विशालगढ़ पहुँचने के लिए 48 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 16 घंटों में उनको विशालगढ़ तक पहुँचाया गया। और वो होते हुए उनके साथ थे बाजी प्रभु देशपांडे। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक विशालगढ़ नहीं पहुँचते, मैं यहीं पर दुश्मन का वेट करूँगा। और जिस वक्त, क्योंकि दुश्मन उनका पीछा करते करते जैसे पीछे पहुँच गए, तो उन्होंने पूरे दुश्मन को रोक दिया। और जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचकर वहां से एक तोफ का सिग्नल उनको नहीं मिला, तब तक उन्होंने दुश्मन को वहां पर रोक रखा और लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए वो जो जगह है उसको खिंड कहते हैं। 2 पर्वत उसके बीच में जो जगह होती है उसको खिंड कहते हैं। और बाजी प्रभु देशपांडे के खून से वो पावन हुई है, इसीलिए उस जगह को आज पावन खिंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पन्हाड़गढ़ पे हर 50 मीटर के बाद ऐसे वॉच टावर थे जिससे सैनिक एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो नीचे की तरफ अगर कोई दुश्मन आ रहा है या दुश्मन की कोई हरकत दिख रही है तो वो हर दूसरे सैनिक को उसके बारे में इशारे देते थे और इसीलिए इस तरीके से वॉच टावर बनाए गए थे। तो यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें किले का और एक एंट्रेंस दिखाई देगा जिसको नॉर्थ गेट
या उत्तर दरवाज़ा कहते हैं और इस दरवाज़े को टाइगर गेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों, ये आपको अब पता चलेगा। ये है वो वाघ दरवाज़ा या टाइगर गेट। इसको वाघ दरवाज़ा इसलिए कहते हैं कि जैसे बाघ के पंजे में अगर कोई शिकार आ जाए तो उसका छूट कर जाना, जिंदा छूट कर जाना मुश्किल होता है, उसी तरह यहाँ पर आने के बाद दुश्मनों का छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़ा के हाथ से जिंदा छूट जाना बहुत ही इम्पॉसिबल था। देख रहे हैं ये पन्हाड़गढ़ का एक रिप्लिका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पन्हाड़गढ़ का एरियल व्यू किस तरह दिखता होगा और कितना ह्यूज है। यहाँ से आप अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सा गार्डन है। अगर आप पन्हाड़गढ़ पे जब भी आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो यहाँ पे पक्का आप जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके सामने ये जो इमारत है इसे सज्जा कोठी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति संभाजी राजे को पन्हाड़गढ़ का जो कामकाज है उस पर ध्यान रखने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की थी और यहाँ से छत्रपति संभाजी महाराज पूरे किले का कामकाज संभालते थे। निर्मित सन 1052 से 1112 इस काल में सातारा के जो नरसिंह भोज राजा थे उन्होंने की थी। 28 नवंबर 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर अफजल खान का वध किया और उसके बाद यहाँ पर आकर इस किले पर कब्जा किया। उसके बाद जब उनको यहाँ से विशालगढ़ जाना पड़ा तो उस वक्त ये किला उन्होंने मुगलों को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद फिर से 1673 में उनके एक मावड़ा कोंडाजी फर्जन सिर्फ 60 मावड़ा के साथ उन्होंने इस किले पर फिर कब्जा कर लिया और उसके बाद 1844 में ब्रिटिशों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया।
तो दोस्तों अभी हमारे सामने है छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर, जो सिर्फ शिव जयंती के दिन मतलब पूरे साल में एक ही दिन खुलता है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं 3 मंजिला इमारत के पास। इसकी सिर्फ एक ही मंजिल हमें दिखाई देती है, इसके बाकी 2 मंजिलें नीचे की तरफ है। और उसके बाद एक कुआं भी है जिसको अंधार कुआं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अंधेरा होता है। इसका रीज़न यह है ये कुआं नीचे रखने का, ताकि उस वक्त ऐसा हो सकता था कि दुश्मन अपने सैनिकों को विष देकर, पानी में विष मिलाकर मार सकते हैं, और उससे बचने के लिए ये जो कुआं है वो नीचे बनाया गया था, जो आसानी से किसी को नज़र ना आए। दोस्तों यहाँ पे किले का और एक दरवाज़ा है, और यहाँ से कोकन का नज़ारा दिखता है, इसीलिए इस द्वार को कोकन दरवाज़ा या तीसरा दरवाज़ा भी कहते हैं। उस वक्त ऐसे हुआ करता था कि किले के दरवाजे शाम को 6 साढ़े 6 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन उसके बाद अगर कोई सैनिक बाहर रह जाए तो उसको अंदर आने के लिए तकलीफ़ ना हो, इसीलिए ये आप जो देख रहे हो यहाँ से रस्सी हमेशा नीचे छोड़ी गई थी, जिस रस्सी से एक सैनिक ऊपर जा सकता है। अंदर से ये जो दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा था, लेकिन बाहर की तरफ से ये बहुत छोटा दिखता था। जिस वक्त सिद्दी जौहर ने इस किले को घेरा था, उस वक्त उसने 3 बार तोफ के गोलों से इस दरवाजे पर हमला किया था। समुद्र तल से किले की ऊंचाई 3127 फीट है, लेकिन इतना होने के बावजूद 5 फीट खोदने पर ही आपको पानी मिल जाएगा। दोस्तों पनाड़गढ़ 350 एकड़ में फैला हुआ है। ये देखने के बाद आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग स्कूल में थे, तो उस वक्त हमें भी अगर पिकनिक पे लेके जाते तो शायद हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी हिस्ट्री को समझ पाते। ये सभी बच्चे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लकी हैं जिनको एक्चुअल यहाँ पे लाकर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने पनाड़गढ़ के आखिरी पड़ाव पर। हमने पनाड़गढ़ की शुरुआत की थी वीर शिवा काशिद जी के स्टैचू से, और अब हम हैं बाजी प्रभु देशपांडे जी के स्टैचू के सामने, जिन्होंने पावनखिंड की लड़ाई लड़ी थी और अपने खून से उस जगह को पावन कर दिया। इन सारे योद्धाओं को शत शत नमन है। दोस्तों पनाड़गढ़ पर महाराष्ट्र टूरिज्म के होटल्स
और उसके साथ ही साथ प्राइवेट होटल्स भी अवेलेबल हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको पूरा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास की जितनी जगहें हैं अगर घूमनी हो और उसके लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत हो तो आप नितिन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे सारथी हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मराठा साम्राज्य का ये इतिहास बताने की मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है सारी वीडियोस तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं।